हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान पर। ठीक है, और एक अच्छे टेस्ट के साथ आज मैं आप लोग के सामने हूँ। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन का एक सेट है जिसे आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आप कहाँ पर लाइक कर रहे हो। ठीक है, जीएस का एक बेहतरीन क्वेश्चन का एक सेट लेकर आज आप लोग के सामने हम आए हैं। ठीक है, तो ज्ञान लगातार जीएस और डिफरेंट सब्जेक्ट के अच्छे टेस्ट लगातार लेते आ रहा है। ठीक है, जरूरत है बस आपको ज्ञानों के साथ बने रहने की और लगातार अपने पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट को अटेम्प्ट कर अपने रिवीजन को और बूस्टअप करने की जरूरत है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास जीएस के अंतर्गत जो हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आज है, बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि बिहार को, ठीक है, टोटल 9 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। कितने प्रदेशों में बांटा गया है? टोटल जो कृषि प्रदेश बिहार में है वो कितने हैं? टोटल 9 है। ठीक है, तो बिहार को टोटल 9 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये जो है ये थोड़ा सा आपका स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड, योजना वगैरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू किया गया था, ठीक है, 2005 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में स्टार्ट किया गया था और किस महीने में? अप्रैल महीने में स्टार्ट किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है सी फॉर कलकत्ता। ठीक है, अप्रैल महीने में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कलकत्ता। ठीक है, ये स्कीम्स वगैरह हैं, इसमें आपको डेट याद रखना ही रखना है। नहीं याद रखिएगा तो फिर आपको इसमें कुछ भी तुक्का वगैरह कुछ नहीं लग सकता है, क्योंकि ये सब पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है और स्कीम्स वगैरह जो आते हैं डेट से रिलेटेड अगर जब भी आते हैं तो फैक्चुअल ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? सभी को पता है कि बहुत सारे संवत हम लोग पढ़ते हैं, शक संवत पढ़ते हैं, विक्रम संवत पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो गुप्त संवत पढ़ते हैं, ठीक है, गुप्त का जब श्री गुप्त ने क्या बोलते हैं गुप्त वंश का स्थापना किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने गुप्त संवत को स्टार्ट किया था। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है हिजरी संवत की। ठीक है, हिजरी संवत की जो बात की जा रही है, आप सभी को पता होगा कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे उन्होंने जब मक्का से मदीना की ओर जब वो गए थे, ठीक है, तो उस टाइम को, ठीक है, हिजरी संवत बोला गया। ठीक है, और हिजरी संवत का जो कार्यकाल है वो कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये हमारा 622 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। 622, ठीक है, 622 ईस्वी से हिजरी संवत स्टार्ट हुआ था। आपको कमेंट में बताना है विक्रम संवत जो है वो किस टाइम से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा, ठीक है, भारत की जो तट रेखा है, ठीक है, वो उसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप सिंपल सा भारत का एक फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो और सिंपल भारत का अगर आप मैप बनाते हो, ठीक है, तो भारत का जब मैप आप बनाते हो तो आपको पता चलता है कि जो भारत का ये जो पार्ट है गुजरात से लेकर आपका वेस्ट बंगाल तक, ठीक है, त्रिपुरा मेघालय जो भी है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना वेस्ट बंगाल तक गुजरात से लेकर, ये जो पार्ट है ये आपका क्या बोलते हैं समुद्र से सीमा बनाता है। तो पूछा जा रहा है कि भारत की तट रेखा जो है, ठीक है, तो जो भी सीमा बनती है समुद्र के साथ उसको तट रेखा बोलते हैं। तो बिहार की तट रेखा जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो टोटल जो लंबाई है बिहार की तट रेखा का, यहाँ पर अंडमान निकोबार भी है, ठीक है, तो टोटल जो तट रेखा की लंबाई है वो हमारा कितना है? 7500, ठीक है, 7500 किलोमीटर अप्रोक्स है। ठीक है, यहाँ पर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, ठीक है, 7500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, बी फॉर बम्बई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि लोएस्ट पठार, ठीक है, कौन सा पठार? लोएस्ट पठार। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि भारत के साथ जो सीमा लगाते हैं उन देशों की भी जो इंपॉर्टेंट पठार हैं, पर्वत हैं, क्या बोलते हैं डिजर्ट्स, यानी क्या बोलते हैं जो मरुस्थल हैं, ठीक है, उनकी भी जानकारी चाहिए। ठीक है, कौन सा रिवर, मैकोंग रिवर कहाँ से निकलता है, इरावती रिवर कहाँ से निकलता है, ठीक है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर लोएस्ट पठार की बात की जा रही है, तो लोएस्ट पठार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हमारे पास है रूस, ठीक है, रूस, चीन, ठीक है, जापान, अमेरिका। तो लोएस्ट पठार जो है वो हमारा कहाँ पर है? वो हमारा चाइना में, ठीक है, कहाँ पर है? चाइना में। ठीक है, लोएस्ट पठार, ठीक है, लोएस्ट पठार जो है वो चाइना में। नेक्स्ट हमारे पास है मेघ गर्जन, ठीक है, मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होता है?
यानी आपको वायुमंडल में जो टोटल 5 परत होते हैं, ठीक है, वो उसमें से किन परत में मेघ गर्जन होता है, वर्षा होती है, आंधी तूफान आता है, ठीक है, हवा चलती है, तो ये सब किस वायुमंडल के किस मंडल में होता है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन की परत रहती है, ठीक है, समताप मंडल में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो मेघ गर्जन होता है, ठीक है, वर्षा जो होता है, ठीक है, आंधी तूफान जो आती है, ठीक है, आंधी तूफान, ठीक है, आंधी तूफान जो आता है, ठीक है, तो ये सब जो वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जन जो आता है, ये वायुमंडल के किस परत में होता है? तो ये हमारा क्या वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है, यानी पहली परत में ही ये सब चीज होता है, क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप सभी को पता होगा कि ये हमारे इंडिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो नेपाल के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ठीक है, आल्प्स तो पता ही है आपका कहाँ पर है, ये आप बताओ आल्प्स किस महादेश में है? ठीक है, तिब्बत तो पता ही है, तिब्बत हमारे ऊपर में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास में है, ठीक है, तिब्बत। लेकिन पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपने सुना होगा साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका का जो ये जो देश है, ठीक है, और यहाँ पर जो चिली है ना, चिली कंट्री, ठीक है, चिली कंट्री है, चिली कंट्री के पूरे लंबवत, ठीक है, पूरे पैरेलल में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। क्या नाम है? एंडीज। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में ये हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मलेरिया रोधी दवा कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? एक पौधे से बनाई जाती है। मलेरिया रोधी एक दवा है, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है वो हमारा कुनेन है। ठीक है, ये मलेरिया के लिए दवाई बनाई जाती है कुनेन। ये एक पौधे से बनाई जाती है, पौधे के छाल से बनाई जाती है। ठीक है, तो उस पौधे का जो छाल से कुनेन दवा बनाई जाती है, कुनेन मलेरिया के लिए बनाई जाती है, मलेरिया ठीक हो जाए, तो वो किस पौधे के छाल से बनाई जाती है? हमारे पास ऑप्शन है नीम, दालचीनी, यूकेलिप्टस और सिनकोना। तो सिनकोना जो पेड़ होता है उसके छाल से कुनेन की दवा बनाई जाती है, और यही कुनेन की दवा जो है वो मलेरिया में क्या बोलते हैं, मलेरिया को ठीक करने में मलेरिया विरोधी होती है। ठीक है, तो सिनकोना के पेड़ से क्या बोलते हैं, कुनेन की दवा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फॉर देरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है। ठीक है, शरीर में भोजन जो होता है वो एक लंबी ट्यूब से गुजरता है। ठीक है, हमारे पास मुंह गुहा से स्टार्ट होता है, फिर ओसोफेगस से मतलब वगैरह से होते हुए हमारे अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद फिर वो क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम के द्वारा छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, तो ये शरीर में जो भोजन जो होता है वो एक लंबी ट्यूब से गुजरता है। ठीक है, माउथ से लेकर हमारे क्या बोलते हैं, जहाँ मल से हम लोग निकालते हैं वहां तक जाता है। तो ये लंबी ट्यूब से गुजरता है। तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो होता है स्टार्ट मुख गुहा से। कहाँ स्टार्ट होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो क्या है, मुख है। ठीक है, और ये हमारा मुख गुहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरण समूह है? इसके पिछले वीडियो में भी मैं आपको एक बताया था कि इसमें से कौन जैव विघटन है। ठीक है, जैव विघटित है। ठीक है, जो अपने से मतलब जीवाणु विषाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा विघटित हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है पिछले वीडियो में। इसके पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन और करवाया था कि इसमें से कौन जैव फर्टिलाइजर है। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, उसमें एजोला बताया था। उसी टाइप से यहाँ पर इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन मैंने लाया हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरणीय समूह है? यानी ऐसे समूह जो क्या बोलते हैं मतलब जीवाणु विषाणु के द्वारा, ठीक है, विघटित हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से कौन है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास कास्ट यानी लकड़ी, ठीक है, घास, ठीक है, और प्लास्टिक। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये हमारा गलत है, ये तो जैव निम्नीकरणीय है ही नहीं। ठीक है, हमारे पास है फलों के छिलके, नींबू का रस, चीनी मिट्टी का प्याला। नेक्स्ट हमारा है नींबू का रस, घास और पॉलीस्टीरीन का प्याला। तो ये भी गलत है कि पॉलीस्टीरीन का जो प्याला होता है वो तो जैव निम्नीकरण होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फलों के छिलके, नींबू का रस और चीनी मिट्टी का प्याला, तो ये तो जैव निम्नीकरण नहीं है, ये दोनों तो ठीक है। ठीक है, लेकिन ये हमारा वही का वही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कास्ट यानी लकड़ी, ठीक है, घास और चम्र यानी हमारा चमड़ा। ठीक है, ये तीनों जो है वो जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बॉम्बे है हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये तीनों जो है वो जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कुत्तों के काटने से रेबीज हो सकता है। ठीक है,
कुत्तों के काटने से ये रेबीज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कौन से ऐसे जानवर है जिसके काटने से भी रेबीज होता है? कुत्तों के काटने से रेबीज होता है, ये हम लोग को जानकारी है, लेकिन क्या ऐसे भी कोई जानवर है क्या जो कुत्ते के अलावे भी हैं और जिनके काटने से रेबीज होता है? तो हाँ, बंदर भी है। बंदर जो है उनके काटने से भी रेबीज होता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? मगरमच्छ, चमगादड़, घोड़ा, गधा। तो गधा के काटने से कुछ नहीं होगा, घोड़े के काटने से कुछ नहीं होगा, मगरमच्छ के काटने से कुछ नहीं होगा। चमगादड़, बंदर, ठीक है, और हमारा कुत्ते, ठीक है, ये तीनों के काटने से क्या होता है? तीनों के काटने से क्या होता है? रेबीज होता है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी तक आप बस 2 ही जानते थे कि क्या बोलते हैं, कुत्ते काटने से रेबीज होगा, चमगादड़ के काटने से रेबीज होगा, लेकिन हाँ, बंदर के काटने से भी रेबीज होता है, ठीक है। ये 3 जो प्राणी हैं इनके काटने से एक रोग होता है रेबीज, और रेबीज का टीका हम लोग को लगाना पड़ता है। रेबीज का इंजेक्शन लगता है, बहुत सारे इंजेक्शन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता। ये एक साइंस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली मैं इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि कोई तत्व जो है वो अपने मतलब इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कैसे करता है। तो उसमें मैंने बताया था कि एग्जिस्ट करने के लिए आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कोई सपोज तत्व है, ठीक है, सोडियम है, ठीक है, तो इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? टोटल 8 होना चाहिए, ठीक है। और इसलिए ये क्या करता है? 12 इलेक्ट्रॉन रहता है, दो क्या करता है? 2 ये दान दे देता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है? 2 और 8 हो जाता है, और 8 आउटर सेल में बन जाता है इलेक्ट्रॉन, और ये बैलेंस हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या बोलते हैं? इसका आप एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या अगर पता करोगे तो कितना होता है? 7 होता है। इसको आप अरेंज करोगे तो 2 आएगा और 5 आएगा, ठीक है, 2 आएगा और 5 आएगा। यानी इसे आउटर सेल में 8 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 3 चाहिए। यानी इसकी संयोजकता, ठीक है, इसकी संयोजकता जो है वो कितनी है? 3 है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के द्वारा समझने की जरूरत है, केवल याद नहीं करना है। यहाँ टेस्ट सीरीज है और यहाँ पे आंसर इसका ये हो गया, समझना है, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर ऑक्सीजन का पूछ सकता है, संयोजकता कितनी होगी? तो ऑक्सीजन का 6 होता है परमाणु संख्या, कितना होता है? ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, ठीक है। और 8 को जब अरेंज करोगे तो पहले में 2 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। तो इस प्रकार समझने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद है। हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में, ठीक है, हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद है, वो क्या है? ठीक है, तो ये एक साइंस का डीपली क्वेश्चन हो गया, फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। इसको बस समझने, ये देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ जो होता है वो हमारा क्या बोलते हैं? विष, जहर, रक्तकण रंजक और हिप्रोटॉक्सिन होता है, ठीक है, हिप्रोटॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, हिप्रोटॉक्सिन जो है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रा का निमेटोसिस्ट में एक जहरीला तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भारत के महान न्यायवादी से संबंधित एक क्वेश्चन है, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। और अटॉर्नी जनरल को जो अपॉइंट करते हैं वो कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति साहब अटॉर्नी जनरल यानी महान न्यायवादी को अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि वर्तमान समय में भारत के महान न्यायवादी कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है। फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। भारत के महान न्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोल रहा है? वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं। मैंने अभी भी बताया कि महान न्यायवादी जो होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये तो हमारा जो है ये गलत हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वो भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, ठीक है, ये तो बात सही है कि महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है वो उसी के लिए बने ही है, ठीक है, वो सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे, ठीक है, विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे, ठीक है, ये तो सही है, ये सही है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कौन सही है? तो केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? जब कोई सादी रोशनी होती है, ये आपके पास टॉर्च हो गया, ठीक है, और इससे क्या निकल रहा है? इससे व्हाइट लाइट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? इससे व्हाइट लाइट निकल रहा है। और यही व्हाइट लाइट जब 7 डिफरेंट कलर में विभक्त हो जाएगा तो विभक्त होने को क्या बोलते हैं? ठीक है, विभक्त होने को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इंग्लिश में इसको स्कैटरिंग बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं विक्षेपण।
क्या बोलते हैं, विक्षेपण। ठीक है, तो ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रकाश का एक व्हाइट लाइट जो प्रकाश होता है, जब ये अपने घटक रंग, कितने घटक रंग होते हैं, टोटल 7 घटक रंग होते हैं प्रकाश के। ठीक है, और जब ये अपने सातों घटक रंग में जब ये विभक्त होता है, उस विभक्त होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्षेपण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा 163(4), ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, टू एड एंड एडवाइस था, क्या बोलते हैं, गवर्नर, यानी काउंसिल ऑफ मंत्री परिषद होते हैं जो गवर्नर को एड एंड एडवाइस देते हैं। किस अनुच्छेद में पढ़ा था, 163 में पढ़ा था। ठीक है, 164 में क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 164 में 164 में लोग पढ़े थे कि मंत्री परिषद होते हैं किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो गवर्नर के द्वारा नियुक्त होते हैं राज्य में, राज्य की बात की जा रही है। ठीक है, ये 164 में पढ़ा था हम लोग ने। ठीक है, 165 में हम लोग ने क्या पढ़ा था, 165 में हम लोग ने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, जो गवर्नर जनरल होती, जो गवर्नर होते हैं उनको क्षमादान करने की शक्ति होती है। फिलहाल यहाँ पर जो बात की जा रही है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का प्रमुख तंत्र के रूप में जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एक कम्युनिकेटर के काम करते हैं। मंत्रिपरिषद में जो भी डिसीजन लिया गया है वो मुख्यमंत्री किसको बताएगा, राज्यपाल को बताने का उनका काम है, तो कम्युनिकेटर की तरह काम करता है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो 21 अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 167 में बताया गया है, 167 अनुच्छेद में ये बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था। ठीक है, इसके पिछले के वीडियो में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था कि 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था वो 1951 में जोड़ा गया था। अब क्यों जोड़ा गया था उसके बाद मैंने उस वीडियो में काफी अच्छे से चर्चे में बताया गया, लिंक में वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर ये है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, यानी क्या बोलते हैं, जब कोई मेंबर जो है वो कब उसको कोई मेंबर चुन कर आया, ठीक है, और वो गलत तरीके से चुन कर आया है, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, ठीक है, दल बदल जो होता है ना, जैसे मैं अभी भाजपा में हूँ, मैं क्या बोलते हैं भाजपा पार्टी से चुन कर आया हूँ, ठीक है, और मैं बीच में ही क्या 5 साल का कार्यकाल के बीच में ही मैं कांग्रेस में चला गया, तो दल बदल दिया। तो ये जो दल बदल का जो कानून है ना, यही कानून को क्या बोलते हैं, 10वीं अनुसूची के रूप में लाया गया है। और ऐसा बोला गया है कि कोई भी आदमी अगर डिफेक्शन के आधार पर, यानी दल बदल के आधार पर अगर ऐसा कोई भी काम करेगा, ठीक है, तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको हाउस से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी बात कही गई है। ठीक है, तो ये जो है, ये प्रावधान जो है 10वीं अनुसूची में इस प्रावधान को लाया गया, ठीक है, जोड़ा गया कि दल बदल जो है वो नहीं होगा, गैर कानूनी माना गया। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा, तो 52वां संशोधन 1985 के द्वारा ये जोड़ा गया। ठीक है, कि दल बदल के आधार पर, इसको दल बदल कानून भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दल बदल कानून भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन, यानी जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करने का आधार दल बदल के आधार पर ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रोग है, ठीक है, एक डिजीज है, एक रोग है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाथी पांव। क्या नाम है, हाथी पांव। तो हाथी पांव जो रोग है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलोरियसिस, उसका कारण क्या है, यानी जो रोग आपको, जब रोग पढ़ोगे, बायोलॉजी में एक रोग का चैप्टर भी है, ठीक है, उसमें पढ़ना होता है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, कौन सा रोग अमीबा के कारण होता है, कौन सा रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है, कौन सा रोग क्या बोलते हैं, जीवाणु के द्वारा होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो बात की जा रही है वो हाथी पांव। देखते नहीं हो, किसी बंदे का जो पैर होता है ना, ठीक है, वो पूरा फूल जाता है। ठीक है, सामान्य जो पैर होता है उसकी तुलना में ये जो पाँव होता है ये पूरा फूल जाता है, किसी का पैर पूरा पाइप की तरह पूरा मोटा हो जाता है, उसको हाथी पाँव बोलते हैं। तो वो किसके कारण होता है, ये होता है वोचेरिया। किसके कारण होता है, वोचेरिया कारण होता है। ठीक है, तो वोचेरिया के कारण क्या होता है, किसी का पैर जो है वो काफी मोटा हो जाता है, हाथी पाँव, हाथी की तरह पैर हो जाता है, इसलिए इस रोग को बोलते हैं हाथी पाँव। और किसके कारण होता है, वोचेरिया कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, कोई बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो किस देश के द्वारा, ठीक है, किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, आप सभी को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन कंट्री, इस कंट्री के द्वारा, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, स्वीडन कंट्री के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और वहीं से ये स्टार्ट किया गया है। टोटल अभी
क्या ये चिकित्सा में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, लिटरेचर साहित्य में दिया जाता है, ठीक है, ये सब एरिया में क्या बोलते हैं नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके संस्थापक कौन थे? सभी को पता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कौन इसको स्थापित किए थे? सभी को पता है कि इनको स्थापित करने वाले हमारे मदन मोहन मालवीय साहब थे। इसमें जरूरत भी नहीं है हमें ऑप्शन देखने की, बस खोजना है कि मदन मोहन मालवीय साहब कहाँ पर हैं और कलकत्ता में टिक लगा के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो BHU का स्थापना 1916 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? मदन मोहन मालवीय साहब को हुआ था, और ये उस टाइम से लेकर 1936-38 तक उसके अध्यक्ष बने थे, कुलपति बने हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित दो कॉलमों में सही मिलान कीजिए। हमारे पास दो कॉलम है, ठीक है, इसका सही मिलान करना है हमारे पास, ठीक है। ये जो ऑप्शन हमारे पास ये नेशनल पार्क का है और ये किस स्टेट में उसकी बात की जा रही है, ठीक है। आप सभी को पता है कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है, ठीक है, हमारे पास बांदीपुर नेशनल पार्क है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ, ठीक है, क्षेत्र है, पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है। तो अगर इसमें से आप एक दो का भी याद करते हो तो आप कहीं ना कहीं आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे। फिलहाल बांदीपुर है, ठीक है, बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में। कहाँ पर है? बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है। बुक्सा कहाँ पर है? तो बुक्सा जो है वो हमारा क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। माउंट आबू कहाँ पर है? तो माउंट आबू जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। और पेंच कहाँ पर है? तो पेंच जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस प्रकार इसका ये सही मिलान था, बांदीपुर कर्नाटक, बुक्सा जो था पश्चिम बंगाल, माउंट आबू जो है वो हमारा क्या बोलते हैं राजस्थान, ठीक है, अरावली के पहाड़ी में है, ठीक है। और ये पेंच नेशनल पार्क जो है ये हमारा मध्य प्रदेश में है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, ठीक है, अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है, ठीक है, और तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? यानी सपोज अगर राष्ट्रपति है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति है, ठीक है, वो अक्षम हो गए यानी वो इनकेपेबल हो गए, ठीक है, या फिर वो अपने ऑफिस के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कौन होगा कार्यकारी राष्ट्रपति, ठीक है, मतलब टेम्पोररी के लिए कौन राष्ट्रपति बनेंगे? तो राष्ट्रपति अगर टपक जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं तो उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति भी अगर मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कौन होंगे कार्यकारी राष्ट्रपति? तो कार्यकारी राष्ट्रपति जो होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मरने के बाद, मृत्यु के बाद, तो जो कार्यकारी राष्ट्रपति जो होंगे वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो क्या बोलते हैं बन जाएंगे थोड़े समय के लिए, कार्यकारी समय के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति हमारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी मतलब बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ये जो किया गया था 1974 में प्रथम विस्फोट जो किया गया था, ठीक है, दूसरा विस्फोट जो हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ था। यहाँ पर 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, ठीक है। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? सभी को पता है, ठीक है। और ये जानकारी आपको होनी भी चाहिए कि पोखरण राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के पोखरण में क्या बोलते हैं भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में हुआ था, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट जो था वो पोखरण में हुआ था, किस साल हुआ था? ठीक है, तो वो 1974 में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्मिनेट करके भी समझने की जरूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको भी आप काफी अच्छे से पढ़ोगे तो वहां से भी कुछ ना कुछ पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ठीक है, आप सभी को पता है कि जो है ना मूल कर्तव्य, ये वास्तविक संविधान में नहीं था, वास्तविक संविधान में इसकी चर्चा ही नहीं की गई थी कि मूल कर्तव्य नाम की भी कोई चीज होगा। मूल अधिकार थे, ठीक है, और डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाया गया, कौन सी कमेटी बनाया गया? स्वर्ण सिंह समिति बनाया गया, और स्वर्ण सिंह समिति ने ये अनुशंसा की कि हाँ क्या बोलते हैं एक मूल कर्तव्य भी हमारे संविधान में होना चाहिए जिसे हमारे भारत के नागरिक जो है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो टोटल जो है मूल कर्तव्य जो उस टाइम था, ठीक है, सरकार ने इसको अपनाया था, 10 मूल कर्तव्य उस टाइम आए थे 1976 में 10 मूल कर्तव्य आए थे, ठीक है। तो किस समिति के द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, और उन्होंने ये अनुशंसा की थी कि हाँ नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को लाया जाए, और 1976 में 10 मूल कर्तव्य आए थे। लेकिन अभी आप पढ़ोगे कितने मूल कर्तव्य हैं? अभी आपके पास 11 मूल कर्तव्य हैं, यानी एक जो मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86
ठीक है 86 संविधान संशोधन, ठीक है 86 संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है 2002 में, ठीक है इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो टोटल कितने मूल कर्तव्य हो जाएंगे? टोटल हमारे पास 11 हो जाएंगे, 10 + 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसके पत्र लिखकर? यानी इसमें साफ साफ बस इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है, डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, वो अपना रिजाइन जो है, अपना रिजाइन किसे लेटर लिख, रिजाइन लेटर किसको देंगे? ठीक है, अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? ठीक है, ऑप्शन क्या है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को, ठीक है, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को यानी लॉ मिनिस्टर को। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं ना, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, यानी इलेक्शन कमिश्नर जो है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं हो रही है, इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो जब भी अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात की जाए, ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या बोलते हैं, संसद में महाभियोग लाया जाएगा, ठीक है, और पास किया जाएगा, और फिर पास करने के बाद फिर इसको हटाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? निर्वाचन आयुक्त की बात की जा रही है। तो निर्वाचन आयुक्त को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा सलाह करके, ठीक है, सलाह करके इसको हटा सकता है। तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति साहब इसको हटा सकते हैं। किसको? निर्वाचन आयुक्त को, यानी इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, तो राष्ट्रपति है क्या ऑप्शन में? राष्ट्रपति यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त को हटाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, काफी एक स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड जो है वो किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो सभी को पता होगा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पोलो, ठीक है, हॉकी, बैडमिंटन, ठीक है, गोल्फ। तो टाइगर वुड जो है वो गोल्फ से संबंधित है, ये गोल्फ खेलते हैं और गोल्फ खेलने में काफी महारत हासिल है इन्हें। ठीक है, तो टाइगर वुड जो है वो गोल्फ खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। तो सभी को पता होगा, जो ध्वनि तरंग यानी साउंड का जो वेव है, ठीक है, तो साउंड का वेव जब भी चलता है ना, सपोज हम यहाँ पर है, ठीक है, हमने यहाँ से कुछ बोला, ठीक है, ये हमने कुछ बोला, ठीक है, यहाँ पर जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं, एयर के जो अणु हैं, ठीक है, ये यहाँ पर अरेंज है। जब भी मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे माउथ से एनर्जी निकला, वो एनर्जी यहाँ के एयर पार्टिकल्स पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स है ना, ये आगे वाले पार्टिकल्स को से टकरा जाएंगे और एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे। फिर ये जो पार्टिकल्स है ना, ये मोशन में आ जाएगा, सेकेंड लेयर वाला, और ये आगे जाएगा, इसमें जाकर टकरा जाएगा। ठीक है, और एनर्जी को ट्रांसफर करके वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप ये देख रहे हो कि साउंड एनर्जी को, ठीक है, ध्वनि तरंग को, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए क्या चीज का जरूरत है? मीडियम का जरूरत है, माध्यम का जरूरत है। यहाँ पर माध्यम क्या है? यहाँ पर माध्यम एयर का पार्टिकल्स है, हवा के कण है। ठीक है, यानी बिना माध्यम का निर्वात में क्या बोलते हैं, ध्वनि तरंग चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। निर्वात में क्या चल सकता है? लाइट ट्रेवल कर सकता है, प्रकाश चल सकती है, लेकिन ध्वनि तरंग चल सकती है क्या? नहीं, उसको उसे एक माध्यम चाहिए। ठीक है, चाहे वो माध्यम लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, लेकिन माध्यम चाहिए। ठीक है, तो ध्वनि तरंग जो है वो कहाँ पर नहीं चल सकती है? ध्वनि तरंग जो है वो हमारे निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पर माध्यम तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो होता है वो क्या चीज का बना होता है? सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो क्या चीज का बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको नाइक्रोम करके इसको गलत नहीं करना है। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और हीटर में नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। ठीक है, इस सेशन का, मिनी माता जो रोग होता है उसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, मिनी माता रोग। तो मिनी माता रोग जो होता है ना, उसका मुख्य कारण जो है वो होता है पारा की विषाक्तता। ठीक है, यहां पर हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा, तो पारा की विषाक्तता के कारण मिनी माता रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कलकत्ता। तो ये आज हम लोग का सेशन था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। जरूरत है इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की, ताकि बहुत लोग बेनिफिट ले सके इस सेशन का। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं लगातार, और आपको जरूरत है बने रहने की। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे जीके जीएस और डिफरेंट सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज का। धन्यवाद।